बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल करीम व अला आलिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज की हम वीडियो में न्यू डार्विनिज़्म के हवाले से बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जब चार्ल्स डार्विन अपने बहरी जहाज़ HMS बीगल पर गैलापागोस जज़ायर का सफ़र कर रहा था और वहाँ पर फितरत के अनमोल ख़ज़ीने देख रहा था, तो उस वक्त वो एक खुदा पर यकीन रखता था। लेकिन जब उसने अपने मुशाहिदात अपनी किताब ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कलम बंद की, तो उसके बाद उसने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डार्विन के बाद 100 सालों में जेनेटिक्स में क्या क्या दरियाफ्तें हो चुकी हैं, जो डार्विन के उस नज़रिया इर्तिक़ा को, एवोल्यूशनरी थ्योरी को उठाकर जो है पटख देता है। और ख़ुद बायोलॉजिस्ट ने डार्विन की थ्योरी का क्या हशर किया है और डार्विन की ओरिजिनल थ्योरी को पसे पुश डालकर उन्होंने एक नई थ्योरी न्यू डार्विनिज़्म के नाम से वज़ा की है, जिसे मॉडर्न सिंथेसिस भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि न्यू डार्विनिज़्म आखिर है क्या। चार्ल्स डार्विन जो है, उसने अपनी थ्योरी जो पेश की और ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में, तो उसमें उसने अपने मुशाहिदात जो उसने गैलापागोस जज़ायर पे किए थे और जो दूसरे उसके मुशाहिदात थे वैराइटीज़ के हवाले से, वो पेश किए और उससे कुछ नताइज अखज़ किए। उसका ख्याल था कि ये जो इतनी डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉगोस में हुई है, जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, उसकी वजह नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन बाद में ह्यूगो डी व्रीज ने ये 1901 में ये तस्वुर पेश किया कि एक्चुअली डार्विन का जो तस्वुर था कि ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ऐसा होता है, तो उसने इसके वो गलत था, बल्कि उसके मुकाबले में म्यूटेशन थ्योरी उसने पेश की, जिसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। तो डी व्रीज ने स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की थ्योरी पेश की और कहा कि डार्विन का जो तस्वुर है कि नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए और जो वेरिएशंस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में, उनकी औलाद में मुंतकिल होती हैं। तो उसमें जो तब्दीलियाँ या वेरिएशन वाक़ होती हैं, उसकी वजह सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, बल्कि असल में उसकी वजह म्यूटेशंस हैं। तो जदीद दौर में, यानी आजकल, डी व्रीज की थ्योरी को मॉडर्न जेनेटिक्स के साथ कंबाइन करके एक नई थ्योरी जो है बनाई गई है, जिसको न्यू डार्विनिज़्म कहते हैं। The combination of mutation theory and Darwin's theory of nature selection together is said to be Neo Darwinism, and it is also called synthetic theory of evolution, जहाँ इसे मॉडर्न सिंथेसिस भी कहा जाता है। तो ये है न्यू डार्विनिज़म। इसकी थोड़ी सी तफसील भी हम आगे जाकर देखेंगे। इब्तिदा में हम वो आर्गूमेंट्स डिस्कस करेंगे जिसकी बुनियाद पर एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो परवान चली है, या जिसकी बुनियाद पर एवोल्यूशनरी थ्योरी में जो है कोई काबिल कबूल तोजीह पाई जाती है। नाज़रीन किराम, ये आप सामने एक वेन डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि डार्विनिज़्म जो है, जो प्योर डार्विनिज़्म था, यानी जो चार्ल्स डार्विन ने खुद ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और फिर डिसेंट ऑफ मैन में जो उसने अपने तस्वुरात पेश किए थे,
उसकी बुनियाद वेरिएशन, इनहेरिटेंस और नेचुरल सिलेक्शन पर थी। लेकिन बाद में मज़ीद जो है जब साइंसदानों ने देखा, बायोलॉजिस्ट ने देखा कि डार्विनिज़म में बहुत सी जो है ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सी ज़्यादा उसमें फ्लॉज हैं, बहुत उसमें नक़ाइस और ख़राबियाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने फिर उसकी थ्योरी को जो है वो अबंडन किया और उसमें बहुत सारी तरामीम की। तो उन तरामीम के बाद जो है मॉडर्न सिंथेसिस या न्यू डार्विनिज़म वजूद में आया। न्यू डार्विनिज़म में जो बुनियाद है वो जीन म्यूटेशन पर है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पर है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर और कंटिजेंसी और स्पेशिएशन एंड ट्रेंड्स पर जो है वो मॉडर्न सिंथेसिस की बुनियाद है। और इसमें प्लस ये है कि डीएनए इनहेरिटेंस होती है, जीन सिलेक्शन होती है और जीनोम आइसोलेशन होती है। इस पर हम तफसील से बात किसी हद तक आगे चलकर करेंगे। अलबत्ता इसका एक मुतबादल जो है वो एक पेश किया गया है, मॉडर्न सिंथेसिस का भी एक मुतबादल पेश किया गया है। साइंसदानों को जब महसूस होता है कि मॉडर्न सिंथेसिस भी इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उसमें भी इतनी ज़्यादा क़ुव्वत दलालत नहीं है कि जो इंसान के दिल को मुतमिन कर सके, तो इसलिए फिर वो एक और जो है थ्योरी पेश करते हैं जिसे इंटीग्रेटेड सिंथेसिस कहते हैं। और उसका जो कॉमन नाम है वो एवोडेवो थ्योरी है, यानी एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट थ्योरी। एवोडेवो थ्योरी एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट थ्योरी है। उसकी जो इंटीग्रेटेड सिंथेसिस और मॉडर्न सिंथेसिस में जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये दरमियान में आप देख रहे हैं। और राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि जो मज़ीद इजाफे किए हैं इंटीग्रेटेड सिंथेसिस ने वो आप देख सकते हैं। उसमें प्लास्टिसिटी अकोमोडेशन है, एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल सिलेक्शन है, जीनोमिक एवोल्यूशन, नीची कंस्ट्रक्शन, रेप्लिकेटरी थ्योरी एंड इवॉल्युबिलिटी। तो ये एक कंपैरिजन आपके सामने मैंने रखा है ताकि आपको एक जहन में खाका बन जाए कि इस वक्त एक्चुअली जो लेटेस्ट थ्योरी है एवोल्यूशन के हवाले से वो है क्या, और बायोलॉजिस्ट जो है एक्चुअली कहाँ पर खड़े हैं एवोल्यूशन थ्योरी के हवाले से। नाज़रीन इकराम, एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है एक्चुअली उसके टू मेन पास्टुलेट हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रो एवोल्यूशन और दूसरे को कहते हैं मैक्रो एवोल्यूशन। A species may change or split into more than one species. इसे माइक्रो एवोल्यूशन कहा जाता है। हमारा मानना है कि यस इट्स पॉसिबल, इट हैपन्स इन नेचर। यानी स्पीशीज़ जो हैं, इनको एक स्पीशीज़ वो इन वेरिएशन के ज़रिए वक्त के साथ साथ उसमें तग़य्युरात पैदा होते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो एक से दो स्पीशीज़ या ज़्यादा स्पीशीज़ में तब्दील हो जाती हैं। ये पॉसिबल है, नेचर में ऐसा होता है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। हमारे बाज़ जो है मुसलमान भाई इसको भी डिनाई कर देते हैं और जिसकी वजह से असल मसाइल खड़े होते हैं। ये बहुत ही सॉलिड बेस पर ये कॉन्सेप्ट खड़ा है और इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज नहीं, मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही सॉलिड बेस पर ये कॉन्सेप्ट खड़ा है माइक्रो एवोल्यूशन का। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बाद अहादीस से इसकी तायद होती है, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम 90 फुट लंबे थे, 60 ज़िरा उन्होंने फरमाया है, जिस जो तकरीबन 90 फुट के बराबर बनता है। और बाद में इंसान जो है वो घटते गए, उनकी कदामत घटती गई, उनकी जिसामत घटती गई। तो अब ये जाहिर है कि माइक्रो एवोल्यूशन के ज़रिए ही मुमकिन है, बगैर माइक्रो एवोल्यूशन के ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए हम माइक्रो एवोल्यूशन को डिनाई नहीं करते बल्कि एक्सेप्ट करते हैं कि जी बिल्कुल माइक्रो एवोल्यूशन नेचर में होता है। अब इसी माइक्रो एवोल्यूशन को बेस बनाकर बायोलॉजिस्ट जो हैं और ख़ास तौर पर डार्विन ने भी यही किया कि माइक्रो एवोल्यूशन को बुनियाद बनाकर उसने दावा किया कि असल में all living things have been evolved from a common ancestor, कि बिलियंस ईयर्स में
एक कॉमन एंसेस्टर से, एक मुश्तरका जद अमजद से मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं इवॉल्व हुई हैं। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो है स्पीशीज़ मुख्तलिफ अंदाज में स्प्लिट हुई और उनमें पहले सिंपल से थोड़ी सी कम्प्लेक्स और फिर उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स, फिर और ज़्यादा कम्प्लेक्स जो है वो स्पीशीज़ जो है वो पैदा होती गई। और इसी तरह तमाम जो फाइला हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के तमाम जो ग्रुप्स हैं वो इसी तरह वजूद में आए हैं। इसे कहते हैं मैक्रो एवोल्यूशन। और जदीद साइंस एक्चुअली ये बताती है कि इट्स इम्पॉसिबल, मैक्रो एवोल्यूशन इज इम्पॉसिबल। और अब हम आगे चलकर इंशाल्लाह देखेंगे इस वीडियो में कि मैक्रो एवोल्यूशन कैसे इम्पॉसिबल है और मैक्रो एवोल्यूशन की बुनियाद क्या है। हम ये जानते हैं कि ये साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो इनहेरिटरी या हेरिडिटरी मटेरियल है वो डीएनए है, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए, वो हेरिडिटरी मटेरियल है। इसके ज़रिए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है जिसे हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है पेरेंट्स से जो औलाद में मुंतकिल होती है वो एक्चुअली डिपेंड करती है उसके तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो तमाम करैक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स हैं, उसका इन्हिसार न्यूक्लियोटाइड्स पर है। यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ है और न्यूक्लियोटाइड्स की जो तरतीब है उसी से सारी की सारी जो मॉर्फोलॉजी है और फिजियोलॉजी है और केमिस्ट्री है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनती है। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके डीएनए में कोडेड होती है और वो ही इन्फॉर्मेशन जो है वो डी कोड होती जाती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो सारी की सारी जो भी केमिकल चेंजेस होती हैं, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं और जितने भी सारे प्रोसेसेस हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करते हैं वो सारे उसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बेस पर तय पाते हैं। तो when the nucleotide sequence of a DNA molecule changes, it may result in formation of a different or strange protein molecule that is generally an enzyme that ultimately causes variation in morphology or physiology of the organism inheriting that mutated DNA molecule and is termed as neomorph। ये यूँ कह लें कि जदीद जो माइक्रो एवोल्यूशन थ्योरी है इसका निचोड़ है, इसका खुलासा है सारी बात का कि एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड की जो उसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी तरतीब बदलती है। यानी कि जो किताब अल्लाह ताला ने डीएनए की शक्ल में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिखी है, उस किताब में हरूफ की तरतीब ये बताती है कि वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या अमल पजीर होंगे। तो ये लेकिन जब किसी न्यूक्लियोटाइड में कोई तब्दीली वाक़ई होती है तो उसके नतीजे में कोई नया प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, यानी कोई नया एंजाइम बनता है और नए एंजाइम बनने से कोई नई मॉर्फोलॉजी या कि कोई नई फिजियोलॉजी या कोई नई केमिस्ट्री सामने आती है। तो जब इस तरह वेरिएशन पैदा होगी तो लाज़मी बात है कि इससे फिजियोलॉजी या मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी में कोई चेंज वाक़ई होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के और नतीजतन एक जो म्यूटेटेड डीएनए है उसके हामिल ऑर्गेनिज्म में इंडिविजुअल में एक कह लें कि नई तरतीब के साथ इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। वो इंफॉर्मेशन ये तो दुरुस्त है बात कि नई इंफॉर्मेशन पैदा नहीं होती, बल्कि पहले से वो इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर मौजूद होती है। सिर्फ अल्लाह ताला की मशीयत के तहत वो नई तरतीब बनती है न्यूक्लियोटाइड्स की और उसके नतीजे में नई इंफॉर्मेशन सामने आती है जो बज़ाहिर पहले मॉर्फोलॉजी में नज़र नहीं आ रही होती या फिजियोलॉजी में नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो जो डोरमेंट ट्रेड होता है या जो डोरमेंट जो है करैक्टरिस्टिक होता है वो उभर कर सामने आ जाता है।
तो इस तरह जो है इस एतबार से इसे हम नई इन्फॉर्मेशन कह देते हैं कि वो पहले ऑब्जर्वेशन में नहीं आई होती, मुशाहदे में नहीं आई होती, वरना इन रियलिटी वो ऑब्जर्वेशन वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इनहेरेंटली और इनेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती है, यानी पॉपुलेशन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में मौजूद होती है। सिर्फ ये कि वो किसी इंडिविजुअल में ज़ाहिर हो जाती है और बाकी इंडिविजुअल में ज़ाहिर नहीं होती। नाज़रीन, इस तस्वीर को ज़रा गौर से मुलाज़ा कीजिए। आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में जीनस पैंथरा की 5 स्पीशीज़ दिखाई गई हैं। पैंथरा एक जीनस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एनिमल्स का, कैट्स जिन्हें कहते हैं हम एक्चुअली, लार्ज कैट्स हैं ये। तो लार्ज कैट्स की एक जीनस है पैंथरा, और पैंथरा की 5 स्पीशीज़ हैं जिनको आप सामने देख रहे हैं। पैंथरा लियू, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा निकल, उनकी ओंशियल एंड पैंथरा ओंका। तो दीज आर द 5 स्पीशीज़ दैट बिलोंग्स टू जीनस पैंथरा। ये 5 स्पीशीज़ ज़ाहिर नज़र आ रही हैं, सामने दिखाई दे रहा है कि एक इंसान जो है इन पर ज़रा सा भी गौर करेगा तो उनको लाजमन यही लगता है बाद नज़र में कि माजी में कहीं ये लाजमी तौर पर एक ही बाप की औलाद रहे हैं। बज़ाहिर इनकी जिल्द की रंगत, इनका जिल्द का डिज़ाइन, इनके बाज़ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में डिफरेंस नज़र आ रहा है हमें, लेकिन इनमें स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस पाई जाती है। अब जो स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है ये शो करती है कि ये कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड हैं, इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर है। जब हम इनकी जीनोम में जाते हैं, यानी इनकी जेनेटिक मेकअप देखते हैं इनका, ख़ास तौर पर जो साइटोजेनेटिक्स है वो देखते हैं इसका, तो साइटोजेनेटिक्स इनकी बताती है कि इन सब में 38 क्रोमोसोम्स का सेट पाया जाता है। सब में क्रोमोसोम्स का सेट 38 क्रोमोसोम्स का सेट पाया जाता है, और ये 38 क्रोमोसोम्स का सेट जो है ये तो कह लें कि इनका साइटोजेनेटिकली इनकी रिजेम्बलेंस है, और मॉर्फोलॉजिकली भी इनमें स्ट्राइकिंग फीचर्स जो है वो रिजेंबल करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेचर में, यानी आम तौर पर नेचर में ये इंटरब्रीड नहीं करते, लेकिन अगर इनके किसी मेल और फीमेल को, यानी एक स्पीशीज़ से मेल और दूसरी स्पीशीज़ से फीमेल लेकर अगर उनको किसी जगह कैद कर दिया जाए तो वो इंटरब्रीड भी करते हैं और उनके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी पैदा होते हैं जो इंटरमीडिएट होते हैं। नेचर में ऐसा नहीं होता, नेचुरली ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर उनको कैद कर दिया जाए कहीं, एक स्पीशीज़ से एक मेल हो और दूसरी स्पीशीज़ से फीमेल हो, तो वो इंटरब्रीड करते हैं और उनके ऑफस्प्रिंग फर्टाइल पैदा होते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर, they are the children of the same, they are the offspring of the same parent। तो वेरिएशन इनमें मौजूद है, वो तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन जो जेनेटिक इनकी रिलेशनशिप है वो साफ तौर पर वाज़े कर रही है कि माजी में इनके आबा अजदाद, इनका कोई पेरेंट एक ही था, बाद में इनमें ये डाइवर्सिटी पैदा हुई। अब ये माइक्रो एवोल्यूशन की बहुत बड़ी जिंदा मिसाल है, इसको हम किसी तरह भी डिनाई नहीं कर सकते, बल्कि इसको डिनाई करना अहमकाना इक़दाम होगा। अब इस वेरिएशन को लेकर के हम देखते हैं कि एक्चुअली ये वेरिएशन होती कैसे है, इसकी वजूहात क्या हैं। अगर कि हम उसकी तफसील बयान नहीं करेंगे कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि ये वेरिएशंस कैसे पैदा होती हैं, अलबत्ता हम इसको थोड़ा टच देते जाएंगे आगे, ताकि जो है वो रिफ़्रेश भी हो गए आपके माइंड्स में, और उसके साथ साथ जो है वो
हम उस जो असल हमारा कह लें कि टारगेट है मैक्रो एवोल्यूशन, उसकी तरफ हम आप आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि माइक्रो एवोल्यूशन की बेस पर मैक्रो एवोल्यूशन क्लेम किया जाता है, इसलिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि माइक्रो एवोल्यूशन एक्चुअली है क्या और मैक्रो एवोल्यूशन की बेसिस क्या है। डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो है, उसने अपनी थ्योरी जो पेश की और इन द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में, तो उसमें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की थ्योरी पेश की और कहा कि डार्विन का जो तस्वुर है कि नेचर सिलेक्शन के ज़रिए और जो वेरिएशंस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में, उनकी औलाद में मुंतकिल होती हैं। तो उसमें जो तब्दीलियाँ या वेरिएशन वाक़ होती हैं, उसकी वजह सिर्फ नेचर सिलेक्शन नहीं है, बल्कि असल में उसकी वजह म्यूटेशंस हैं। तो जदीद दौर में यानी आजकल डिवरीज की थ्योरी को मॉडर्न जेनेटिक्स के साथ कंबाइन करके एक नई थ्योरी जो है बनाई गई है, जिसको न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन थ्योरी एंड डार्विन थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन टुगेदर। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो स्पेशिएशन का अमल होता है, ये होता कैसे है? नेचर में ये कैसे मुमकिन होता है कि एक स्पीशीज़ एक से ज़्यादा स्पीशीज़ में तब्दील हो जाए? तो उसमें जो स्टेप्स या कह लो कि फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वो हैं वेरिएशन, यानी एक तो ये कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उनमें वेरिएशन पैदा हो जाए। पॉइंट म्यूटेशंस भी कहते हैं, हम जेनेटिक म्यूटेशंस भी कहते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से या न्यूक्लियोटाइड में सीक्वेंस चेंज होने की वजह से वेरिएशन पैदा होती है इंडिविजुअल्स में, पॉपुलेशन में, और वो वेरिएशन जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती जाती है, और ये खलीज बढ़ने की वजह से उनमें क्या क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनमें जियोग्राफिकल अगर आइसोलेशन हो जाए तो उनमें इंटरब्रीड भी नहीं हो पाता। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेशन के नतीजे में जब वो इंटरब्रीड नहीं करते तो उनमें रगबत भी ख़त्म हो जाती है, जैसा कि हमने पैंथ्राल की जीनस के हवाले से देखा है कि नेचर में वो इंटरब्रीड नहीं करते लेकिन कैप्टिविटी भी करते हैं। इट मीन्स कि वो कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं माजी में जिसकी वजह से वो जो है इंटरब्रीड नेचर में नहीं करते। तो ये आमतौर पर देखा गया है कि ऐसा जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होता है। और इसके नतीजे में जब जियोग्राफिकल आइसोलेशन होती है तो आमतौर पर कोई ना कोई एडाप्टेशन भी सामने आती है। जैसे जो स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड, उसमें हम देखते हैं कि उसका न सिर्फ कोट जो है वो ज़्यादा स्नो के साथ जो है वो मैच करता है, बल्कि उसमें वहाँ के एनवायरनमेंट जो है टॉलरेट करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी पाई जाती है। तो इट मीन्स कि ये इसमें कोई ऐसे एडाप्टेशंस हैं कि जिसकी वजह से वो वहाँ के एनवायरनमेंट को टॉलरेट करता है, वहाँ सर्वाइव करता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जीनोम आइसोलेशन हो जाता है, यानी जब एक जीन पूल में जो है वेरिएशन आगे बढ़ती जाती है और वो जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी हो जाती है, तो इसके नतीजे में आखिरकार जीनोम आइसोलेशन जो है सामने आती है और जीनेटिकली जो है वो किसी हद तक एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। और ये जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एक्चुअली ये जेनेटिकली डिफरेंट होने का मतलब सिर्फ ये है कि उनके न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। इसी तरह जो माइक्रो एवोल्यूशन या स्पेसिएशन की जो कह लें कि
एक लॉजिकल आर्गुमेंट ये भी कही जाती है, वो है जियोलॉजिक टाइमलाइन। जियोलॉजिकल पीरियड्स जो हैं वो चार्ल्स काइलाइल ने जो है वो पेश किए, और उससे मुतासिर होकर ही डार्विन ने जो है अपना जो है ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जो उसका थीसिस था, वो बुक थी, वो उसने पेश की। एक्चुअली उसकी बेस जो है वो अपने ऑब्जर्वेशन के साथ साथ चार्ल्स कार्लाइल के ऑब्जर्वेशंस पर भी थी। ये जो जियोलॉजिकल टाइमलाइन है, हम इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। ये फैक्ट्स हैं जिन, और फैक्ट्स को कोई मुसलमान डिनाई नहीं कर सकता, ना ही कुरान हमें इसकी इजाज़त देता है कि हम फैक्ट्स को डिनाई करें। हाँ, ये हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक जो है स्पीशीज़ के बारे में ये डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि वो कौन से कह लो कि इरा में या कौन से इपोक में ज़ाहिर हुई। लेकिन ये एक फैक्ट है कि ये तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे एक ही दौर में ज़ाहिर नहीं हुए, बल्कि मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ जो स्पीशीज़ हैं और या मुख्तलिफ़ जैनरा हैं वो सामने आए हैं, और इसी को हम जियोलॉजिक टाइमलाइन कहते हैं। जैसे यानी कि ये जो जियोलॉजिक टाइमलाइन है, पैलियोज़ोइक है, मेसोज़ोइक है और सीनोज़ोइक है, ये वो पीरियड्स हैं जो जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ज़मीन पर ज़ाहिर होना शुरू हुए, पैदा होने शुरू हुए। अब ये बतौर मुसलमान हमारा तो इत्क़ाद है कि ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ, अल्लाह ताला के मशीयत से हुआ, अल्लाह ताला ने ही इन्हें पैदा किया। हाँ, अब उसको अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हाउ वाज इट हैपन, कि ऐसा हुआ कैसे, ऐसे हाउ हैपन इट, ऐसे हुआ कैसे, तो ये कोई कुरान या हदीस के ख़िलाफ़ बात नहीं है, ये एक इल्मी बहस है, और इसमें इल्मी बहस में तहकीक करने में कोई हर्ज नहीं। और जियोलॉजिकल जो लेयर्स हैं वो हमें बताती हैं कि वाक़तन जो उनके फॉसिल्स थे, मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ फॉसिल्स मिलते हैं। बहुत से मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आज मौजूद हैं, लेकिन एक ख़ास पीरियड से पहले उनके जो फॉसिल्स हैं वो नहीं मिलते। इट मीन्स कि उससे पहले उनका वजूद नहीं था, वो उस दौर के बाद पैदा हुए, उस दौर में पैदा हुए जिसमें उनके फॉसिल मिलना शुरू हुए। तो जियोलॉजिकल टाइमलाइन जो है वो बिल्कुल रिलायबल है, और इसको डिनाई नहीं करना चाहिए, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसकी बेस पर डार्विन ने और जो उसके पैरोकारों ने जो नतीजे अखज़ किए हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं, उनसे हम बिल्कुल इत्तफाक नहीं करते। जो मैक्रो एवोल्यूशन के नतीजे उन्होंने अखज़ किए हैं, जो मैक्रो एवोल्यूशन अखज़ किया है उन्होंने इस टाइम लाइन से, कि ये जानवर एक्चुअली प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैदा हुए, ये एक्चुअली बिल्कुल ही एक फेक आइडिया है, इसको हम नहीं मानते। ये साइंस से ज़्यादा फ़िलासफ़ी है, और ये फ़िलासफ़ी भी एक रिलीजन की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, जो एथाइज़म जिसका नाम है। अब मैक्रो एवोल्यूशन क्या है, ये आप इस पिक्चर में मैक्रो एवोल्यूशन का एक खाका देख सकते हैं कि किस तरह जो है इनके ख्याल में पहले डीएनए पैदा हुआ, और फिर उससे जो है डीएनए में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे उसे सेल में चेंज हुआ, और कैसे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और फिर यूकैरियोटिक सेल्स में, और फिर यूकैरियोटिक सेल्स से किस तरह जो है वो मल्टी सेलुलर जो है लाइफ वो वजूद में आई, और इसी तरह जो है और यही जो है जो कम्प्लेक्सिटी है टाइम के साथ साथ बढ़ती गई, और अल्टीमेटली जो है तमाम जो इनके मुताबिक, डार्विन थ्योरी के मुताबिक, तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्री एग्जिस्टिंग लिविंग स्पीशीज़ से पैदा हुई है। यानी हर लिविंग स्पीशीज़, हर लिविंग जीनस जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग जीनस से पैदा हुई है। हमारा ये मानना है कि ऐसा नहीं है, हर जीनस को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली तख्लीक किया गया है। हमारा मानना ये है कि हर जीनस को अल्लाह ताला ने इंडिपेंडेंटली पैदा किया है, कोई जीनस भी पहले से मौजूद जीनस से पैदा नहीं हुई। ये कुरान में इसकी तरफ इशारा मौजूद है, अगरचे तफसील नहीं है, हाँ इशारात मौजूद हैं। तो बहरकैफ मैक्रो एवोल्यूशन की एक पिक्चर आपके खाका आपके सामने है।
ये और जो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, भाई हैं, वो जानते हैं कि मैक्रो एवोल्यूशन की डिटेल उनकी थ्योरी में क्या है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने दावा किया है कि मैक्रो एवोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल, तो उसकी वजह क्या है। यानी क्या हम ये महज कुरान से अकीदत की बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं। हमारा ये दावा जो है बिल्कुल साइंटिफिक और साइटोजेनेटिक्स और जेनेटिक्स के जो है वो फैक्ट्स पर मबनी है। उनमें से सबसे बड़ा जो फैक्ट है जिसको डिनाई नहीं कर सकते साइंटिस्ट, वो है मियोसिस। ये सेल डिवीजन का वो तरीका है जिससे गैमीट्स बनते हैं, जिससे स्पर्म्स और एग्स बनते हैं और जिनसे स्पोर्स बनते हैं। ये है जिसे हम कहते हैं मियोसिस। एक्चुअली मियोसिस वो प्रोसेस है दैट ब्लॉक्स द मैक्रो एवोल्यूशन। मियोसिस मैक्रो एवोल्यूशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। ये बायोलॉजिस्ट अच्छी तरह जानते हैं, ये नहीं कि उनको पता नहीं है कि मियोसिस जो है वो मैक्रो एवोल्यूशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन क्योंकि यूँ कह लें कि एक बहुत बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत और बहुत बड़ी प्लानिंग और बहुत बड़ी कह लो कि एक ग्लोबल एक कह लो पैकेज है ये, जिसकी वजह से ये एथीज़म को फैलाया जा रहा है, एथीज़म को प्रमोट किया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि दज्जाल आने वाला है और उसके बाद जो है एथीज़म के बाद वो दज्जाल को खुदा मनवाने जाने जा रहे हैं। अब ये कैसे होगा इसकी तफसील तो हम किसी और वीडियो में पेश करेंगे, लेकिन सरे दस जो है हम ये देखने जा रहे हैं कि मियोसिस जो है वो मैक्रो एवोल्यूशन को कैसे ब्लॉक करती है। हमें जानते हैं कि मैक्रो एवोल्यूशन ये जो मियोसिस जो है इसमें एक जो डिप्लॉयड सेल होता है वो डिवाइड होकर या तो 1 एग बनता है या फिर 4 स्पर्म्स बन जाते हैं या स्पोर्स बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है गैमीट्स बनने का, एग स्पर्म बनने का, ये मियोसिस के थ्रू होता है। और इस मियोसिस का नतीजा है कि हर जीनस में जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हर स्पीशीज़ में जनरेशन आफ्टर जनरेशन, चाहे करोड़ों साल गुजर गए हों, उनका क्रोमोसोम नंबर फिक्स रहता है। उनका क्रोमोसोम नंबर फिक्स रहता है। ये है मियोसिस का कमाल। अगर क्रोमोसोम नंबर फिक्स ना रहे तो मियोसिस का कह लें कि उसका असल जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाए। तो मियोसिस का काम ही क्रोमोसोम नंबर को रिटेन करना है और उसी को जो है कायम रखना है। जी, वाई फिक्स कैरियोटाइप। इस ये तो सभी मानते हैं कि हर स्पीशीज़ में, हर जो है जीनस में एक फिक्स कैरियोटाइप होता है। कैरियोटाइप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि अब हम सिर्फ क्रोमोसोम नंबर की बात नहीं कर रहे बल्कि कैरियोटाइप की बात कर रहे हैं। कैरियोटाइप क्या होता है? कैरियोटाइप इज द नंबर, शेप एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम्स। कैरियोटाइप से हमें पता चलता है कि किसी डिप्लॉयड सेल में जो सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है उसमें तादाद क्या है क्रोमोसोम्स की, उसकी शेप क्या है और उसका साइज़ क्या है। तो अब ये फिक्स कैरियोटाइप जो है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जो स्पीशीज़ हैं उसमें मौजूद होती है। अब सवाल यही पैदा होता है कि ये कैरियोटाइप फिक्स्ड क्यों होती है? आखिर नेचर में इस कैरियोटाइप को फिक्स क्यों रखा गया है? अगर कैरियोटाइप को फिक्स रखने का कोई मकसद ही नहीं है तो फिर ये जो है ऐसा हुआ क्यों है नेचर में? ये हमने एक लिंक दिया हुआ है विकिपीडिया का, जहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय क्रोमोसोम काउंट दिया हुआ है। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि क्रोमोसोम जो हैं वो हर लिविंग स्पीशीज़ में किस तरह मौजूद हैं, यानी कौन सी स्पीशीज़ में कितने नंबर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम का क्या नंबर होता है उसको में। और जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ये बायोलॉजिस्ट तस्लीम करते हैं इस बात को कि वो फिक्स्ड रहता है।
कैरियोटाइप फिक्स रहती हैं। सिर्फ नंबर ही नहीं, आगे हम चलकर देखेंगे कि क्रोमोसोम्स के सिर्फ नंबर चेंज होने से नहीं, बल्कि सिर्फ साइज या शेप में चेंज होने से भी एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होती हैं, जो या तो हार्मफुल होती हैं या लेथल होती हैं। लेकिन ये जो हमने अभी बात की कि फिक्स क्रोमोसोम नंबर होता है और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहता है, इसमें फिर आगे राहें तलाश करने की कोशिश करते हैं बायोलॉजिस्ट कि नहीं, ये किसी न किसी तरीके से माजी में फिक्स क्रोमोसोम नंबर भी डिस्टर्ब होता रहा है, ये चेंज होता रहा है। क्योंकि जब तक क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, नया जीनस पैदा नहीं हो सकता। नया जीनस क्रोमोसोम नंबर चेंज किए बगैर पैदा नहीं हो सकता। उसमें वो स्पीशीज़ भी हैं जिनमें सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो स्पीशीज़ भी हैं जिनमें 48, 46, 38 एंड सो ऑन मुख्तलिफ जो है वो तादाद में क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है। उनके कैरियोटाइप भी डिफरेंट है। अब ये बहुत बड़ा जो है सवाल है कि आखिर क्रोमोसोम जो है वो किस तरीके से एक जीनस से दूसरे जीनस में तब्दील हो सकते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि द क्रोमोसोम सेट ऑफ अ स्पीशीज remains relatively stable over long periods of time. However, within populations there can be found abnormalities involving the structure or number of chromosomes. These alterations rise spontaneously from errors in the normal processes of the cell. Their consequences are usually deleterious, giving rise to individuals who are unhealthy or sterile. हमने ये पैसेज जो है वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से लिया है, और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है ये हमें बता रहा है कि जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस पैदा होती हैं क्रोमोसोमल किसी भी लिविंग इंडिविजुअल के कैरियोटाइप में अगर कोई चेंजेस आके हो जाती हैं तो उससे एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होती हैं, और जो आम तौर पर जो सेल डिवीजन है, यानी कि ख़ासतौर पर मियोटिक सेल डिवीजन में किसी न किसी एरर की वजह से ऐसा होता है। और जिस चीज़ को हम एरर कहते हैं उससे आम तौर पर कोई खैर वजूद में नहीं आती। एरर से लाजमी तौर पर कोई ना कोई नुकसान ही होता है, कोई खामी पैदा होती है, कोई नुक्स पैदा होता है। तो इस वजह से इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होती हैं जब स्ट्रक्चर या साइज या शेप में क्रोमोसोम्स की किसी एक क्रोमोसोम की, ये नहीं कि सब की, बल्कि किसी एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या साइज में वेरिएशन पैदा होता है, तो उसके नतीजे में एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होती हैं। और ये जो वेरिएशंस पैदा होते हैं क्रोमोसोम नंबर में या क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने ये बता दिया है, बायोलॉजिस्ट सारे इसको तस्लीम करते हैं कि द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर डेलिटेरियस, यानी इंतहाई खौफनाक, इंतहाई जो है नुकसानदेह होते हैं पॉपुलेशन के लिए, और ख़ास तौर पर उस इंडिविजुअल के लिए जिसमें वो क्रोमोसोमल एब्रेशन वाक़ हुआ हो। देखें, ये भी कोई मफरूज़ा नहीं है, अभी हम आपको दिखाते हैं कि नेचर में इसके नताइज क्या सामने आते हैं। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम एक हमने कह लो कि केस स्टडी के तौर पर लिया है, और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ये एबनॉर्मलिटीज़ जिनका जिक्र हुआ कि अगर क्रोमोसोमल एब्रेशंस हो जाएं तो उससे कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी पैदा होती है, तो उसकी एक बेहतरीन मिसाल क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है? हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक डिप्लॉइड सेल में इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसकी कैरियोटाइप आप सामने तस्वीर में देख रहे हैं। तो इस कैरियोटाइप को आप देखें कि ये इसमें सिर्फ ये होता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में कि एक्स क्रोमोसोम, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है, एक्स वाई क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, तो सेक्स क्रोमोसोम में सिर्फ एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाए अगर किसी इंडिविजुअल में,
अगर उस इंडिविजुअल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए तो उसके नतीजे में उस इंडिविजुअल में एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होती हैं। वो एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं? वो अनयूजुअल शाइनेस होती है बचपन में, और बल्कि बचपन में ही नहीं, लड़कपन में भी, जवानी में भी अनयूजुअल शाइनेस, गैर मामूली तौर पर जो है बच्चा जो है वो शर्मीला होता है, और उसमें गैर मामूली तौर पर तवक्को से ज़्यादा उसका जो जिस्म है लंबा होता है, और इसी तरह उसके चेहरे और जिस्म पर बाल बहुत ही कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं, और इसके अलावा उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो बड़े हुए होते हैं। ये यहाँ पर जो है ये भी नोट करने वाली बात है। एक्चुअली जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें नस्वानियत को कंट्रोल करने वाले कह लो कि फैक्टर्स पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। तो इस वजह से जब वो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम किसी इंडिविजुअल में पैदा हो जाता है, आ जाता है, तो उसके लिए में उसमें जनाना जो है वो पन झलकने लगता है। अगरचे वो वाई क्रोमोसोम होने की वजह से बायोलॉजिकली एक मेल ही कंसिडर होता है, लेकिन उसमें जो है कह लें कि फीमेल फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, और वो उनमें मर्दानापन जाहिर नहीं होता, और अल्टीमेटली उसमें इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंस पैदा हो जाती है। जब ये क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम का हामिल जो है इंडिविजुअल जवान होता है कोई मेल, तो उसमें इनफर्टिलिटी होती है, यानी वो औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता। और जाहिर है कि जब औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता तो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता। यही नेचर में होता है कि जब भी क्रोमोसोमल एबरेशन पैदा होती है तो उससे लाजमी तौर पर ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होती हैं कि जिससे या तो जो फेटस है वायबल नहीं होता, अगर फेटस वायबल हो जाए तो वो जो इन्फेंट होता है वो वायबल नहीं होता, अगर इन्फेंट भी वायबल हो जाए तो उसके बाद वो नॉर्मल नहीं होता, किसी भी उसमें बहुत सारे नकायस होते हैं, खामियाँ होती हैं, माजूरियाँ होती हैं, और कई एतबार से अपाहज होता है। और फिर यही नहीं, जब वो जवान होता है तो उसमें आमतौर पर इनफर्टिलिटी होती है, और या तो और बहुत ही ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो जवानी की उम्र को पहुंचता ही नहीं, उससे पहले ही मौत की वादी में उतर जाता है। तो ये है क्रोमोसोमल एब्रेशंस के नताइज। यानी ये बायोलॉजिस्ट तो कहते हैं ना कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो हैं वो रॉ मटेरियल फ्राहम करती हैं मैक्रो एवोल्यूशन के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि नेचर में मैक्रो एवोल्यूशन ये जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं वो कभी भी कह लो कि मुफीद साबित नहीं होती, यूजफुल साबित नहीं होती, वो हमेशा हार्मफुल होती हैं, या कम से कम लैथल ज़रूर, सॉरी हार्मफुल ज़रूर होती हैं, वरना बहुत सूरतों में लैथल भी होती हैं, फैटल भी होती हैं। जब उनकी दाल नहीं गलती क्रोमोसोमल एब्रेशंस के ज़रिए, बायोलॉजिस्ट की, डार्विन के पैरोकारों की दाल नहीं गलती, एथीस्ट की दाल नहीं गलती कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस के ज़रिए ऐसा मुमकिन है, तो फिर वो पॉलीप्लॉइडी का जो है रोना धोना शुरू कर देते हैं कि देखें जी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचर में पॉलीप्लॉइडी का जो है फिनोमिनन मौजूद है। तो पॉलीप्लॉइडी एक ऐसा फिनोमिन है कि इस नतीजे में जो क्रोमोसोमल सेट है उसकी कॉपीज़ बन सकती हैं, एक से ज़्यादा कॉपीज़ मौजूद हो सकती हैं किसी डिप्लॉयड सेल में, तो इससे लाजमी नतीजा निकलता है कि क्रोमोसोम नंबर चेंज हो सकता है। यानी इसके बुनियाद पर दावा ये करते हैं कि इससे एक जीनस से दूसरे जीनस में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल या ट्रिपल हो सकती है, एक ही सेट की मल्टीपल कॉपीज़ हो सकती हैं किसी इंडिविजुअल में या किसी पॉपुलेशन में। तो polyploidy, the condition in which a normally diploid cell or organism acquires one or more additional sets of chromosomes. In other words, the polyploid cell or organism has 3 or more times the haploid chromosome number. यानी कि मिसाल के तौर पर मैं बयान कर रहा हूँ
कि इंसान में 46 क्रोमोसोम होते हैं एक डिप्लॉइड सेल में, कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जैसे लिवर सेल होते हैं कि जिनमें इसी 46 क्रोमोसोम्स की कई कॉपीज मौजूद होती हैं। यानी पूरे सेट की मल्टीपल कॉपीज मौजूद होती हैं। एक ही सेट की मल्टीपल कॉपीज लिवर सेल्स में बाज़ लिवर सेल्स में मौजूद होती हैं। इसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। और इस पॉलीप्लॉइडी को बुनियाद बनाकर ये बायोलॉजिस्ट और ख़ास तौर पर जो हैं वो डार्विन के पैरोकार वो ये कहते हैं कि इस तरह क्रोमोसोम नंबर चेंज हो सकता है ऑफस्प्रिंग में, या नेचर में क्रोमोसोम नंबर चेंज हो सकता है इस तरीके से। हालांकि हकीकत ये है कि वो जो इसके अंदर मल्टीपल सेट्स मौजूद हैं, पॉलीप्लॉइडी किसी भी पॉलीप्लॉइड में जो मल्टीपल सेट्स मौजूद हैं उनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम है, उन सब में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम है। उसके नतीजे में ज़रा ये होता है कि आमतौर पर उसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के हामिल चीज़ का या तो साइज बड़ा हो जाता है आमतौर पर, या फिर जो है वो ये, लेकिन ये आगे हम चल कर देखेंगे कि ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता कि जो पॉलीप्लॉइडी के नतीजे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पैदा हो जाए कि जिसकी वजह से कोई वेरिएशन पैदा हो। आमतौर पर पॉलीप्लॉइडी के नतीजे में वेरिएशन होती ही नहीं है, ख़ासतौर पर एनिमल सेल्स में। ताहम अगर जो है वो पॉलीप्लॉइडी के नतीजे में कोई पैदा हो सकती है वेरिएशन, तो वो है प्लांट सेल्स में, जिसे हम ऑटोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ऑटोपॉलीप्लॉइडी में हम देख सकते हैं कि मोस्ट इंस्टेंसेस ऑफ ऑटोपॉलीप्लॉइडी रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ unreduced 2n gametes, which results in either diploid n plus 2n that is equal to 3n or tetraploid that is 2n plus 2n is equal to 4n offspring। यानी कि उसमें या ट्रिपल सेट होते हैं या डबल सेट होते हैं, एक ही क्रोमोसोम के 4 सेट हो सकते हैं या 3 सेट हो सकते हैं। इसे कहते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी। इसकी आगे तफसील है, आगे उसकी किस्में भी हैं, हाँ उस किस्मों में तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि ये क्या है और उनकी किस्में कैसी हैं। लेकिन एज ए होल जो है ये ऑटोपॉलीप्लॉइडी के नतीजे में कोई नई इन्फॉर्मेशन पैदा नहीं होती, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि जिसके नतीजे में कोई ऐसी वेरिएशन पैदा हो कि जो कह लें कि इनहेरिटेबल हो और आगे चलकर जो है वो कोई नई बिल्कुल डिफरेंट ऐसी स्पीशीज पैदा कर दे जिसके अंदर यही सेट चलता रहे, सेट ऑफ क्रोमोसोम यही चलता रहे, ऐसा नहीं होता। पॉलीप्लॉइडी की दूसरी जो किस्म है वो है एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी जो है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है, ये एनिमल्स में इसका कोई वजूद नहीं है। ऑटोपॉलीप्लॉइडी का मैंने बताया कि लिवर सेल्स में ऑटोपॉलीप्लॉइडी का लिवर सेल्स में या बाद कुछ कॉर्डेट्स ऐसे हैं जिनमें ये ऑटोपॉलीप्लॉइडी एनिमल्स में मौजूद होती है, लेकिन वो एलोपॉलीप्लॉइडी का जहाँ तक ताल्लुक है ये आज तक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में ऑब्जर्व नहीं की गई। एलोपॉलीप्लॉइडी का अगर कुछ दावा करता है कि वो एनिमल्स में एलोपॉलीप्लॉइडी है मौजूद होती है तो ये बिल्कुल बोगस दावा है, फेक दावा है, फेक क्लेम है, इसमें कोई हकीकत नहीं। एलोपॉलीप्लॉइड्स हाँ प्लांट्स में मुमकिन है किसी हद तक, जैसा कि दावा किया जाता है कि एलोपॉलीप्लॉइड्स आर सपोज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम टू अ मोर क्लोजली रिलेटेड बट डाइवर्स टैक्सा, कि एक के दो से ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं जो क्लोजली रिलेटेड होती हैं, जिनकी मतलब है एक जैसी बिलाएँ मिलती जुलती होती हैं, उनके मर्ज करने से उनके डाइवर्स टैक्सा से एक नया जो है कॉम्बिनेशन पैदा हो जाता है क्रोमोसोम्स का, और इस तरह एक यूँ कह लें कि एक नया क्रोमोसोम नंबर पैदा हो जाता है। इसको एलोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं। लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि एलोपॉलीप्लॉइडी सिर्फ प्लांट्स में क्लेम की गई है, और वो भी सब प्लांट्स में नहीं, कुछ स्पीशीज़ में। सब प्लांट्स में इसका भी क्लेम नहीं किया जा सकता, इसको भी प्रूव नहीं किया जा सकता कि एलोपॉलीप्लॉइडी सब प्लांट्स में हुई है। हाँ सिर्फ
जैसे कॉटन है या वीट है या एक दो इस तरह से मिलते जुलते ग्रेन्स हैं जिनमें समझा जाता है कि वो पोलीप्लाइडी सॉरी एलोपोलीप्लाइडी से जो है वजूद में आई है। वो भी सिर्फ एक थ्योरी है, यानी उसे प्रूव नहीं किया जा सका। हाँ, एक थ्योरेटिकली उस एक अजम्पशन है कि हो सकता है कि इस तरह जो है वो एलोपोलीप्लाइडी के नतीजे में वो वजूद में आए हों। जैसा कि अभी हमने कहा कि एनिमल्स में पोलीप्लॉइडी एलोपोलीप्लॉइडी नहीं होती, तो यहाँ लिखा है कि वाइल इन एनिमल्स इधर एलोपोलीप्लॉइडी डज नॉट अकर एट ऑल और रिजल्ट्स इन स्टीराइल ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ transmitting their hybridized genetic information, as it is observed in case of breeding between mare and donkey, resulting in sterile intermediate that is mule. जैसे कि हमने पहले बताया कि नेचर में एनिमल्स में एलोपोलीप्लॉइडी का कोई वजूद नहीं। नेचर में एनिमल्स में एलोपोलीप्लॉइडी ऑब्जर्व नहीं की गई। हाँ, बाज़ औकात जो है वो आर्टिफिशियली जो है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराई जाती है जब उसमें जैसे हस्बेंड्री कहा जाता है, तो हस्बेंड्री में जो है डिफरेंट स्पीशीज़ के मेल और फीमेल का कम्बिनेशन ब्रीडिंग कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनसे कभी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होते। जैसे म्यूल इसकी बेहतरीन मिसाल है, खच्चर जो है इसकी बेहतरीन मिसाल है कि जो मेयर और डंकी की ब्रीडिंग से पैदा होता है, लेकिन खुद जो है वो स्टीराइल होता है, अपनी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होता। तो ये ट्रिलियन पाउंड्स का क्वेश्चन है कि हाउ द फिक्स कैरियोटाइप चेंज फ्रॉम जीनस टू जीनस ओवर टाइम। ये वो सवाल है जो आपको एथियस्ट से और बायोलॉजिस्ट से पूछना चाहिए। हकीकत ये है कि इस सवाल का बायोलॉजी के पास कोई जवाब नहीं। बायोलॉजी के पास इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है कि फिक्स कैरियोटाइप जो है एक जीनस से दूसरे जीनस से जिसमें कैसे चेंज हुई ताकि कोई नया जीनस वजूद में आ सके। ऐसे माजी में कभी नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, कैसे मुमकिन है, इसका साइंटिफिक प्रूफ हमें दिया जाए। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जो फिक्स कैरियोटाइप है एक जीनस से दूसरे जीनस में नेचुरली चेंज हो सकती है। जो इस एक बहुत बड़ा सवाल इसी तरह मैक्रो एवोल्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल जो उठाया जाता है वो है कैम्ब्रियन एक्सप्लेन कि कैम्ब्रियन दौर में यानी आज से तकरीबन 530 से 541 मिलियन पहले 530 टू 540 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो कैम्ब्रियन पीरियड जब स्टार्ट हुआ था, जियोलॉजिकल पीरियड है ये उसमें जब कैम्ब्रियन पीरियड स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त एक अनपैरेलल, ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अल्फाज हैं, ये अनपैरेलल इमर्जेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि यकदम इतनी ज़्यादा फाइला जो है ऑफ एनिमल्स वजूद में आए कि इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ एवोल्यूशन के थ्रू नहीं हो सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि जो एवोल्यूशनरी पैटर्न है डार्विनियन या न्यू डार्विनियन, चाहे वो डार्विनियन हो चाहे न्यू डार्विनियन हो, किसी भी तरीके से ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में यूं यकदक जो है वो 20 से लेकर 35 फैला यकदम इमर्ज नहीं हो सकते थे। जबकि एवोल्यूशन के जो प्रोपोनेंट्स हैं यानी कि जो मैक्रो एवोल्यूशन के प्रोपोनेंट्स ये दावा करते हैं कि इसके लिए बहुत लंबा अरसा चाहिए। जब उसके बरक्स हुआ क्या कैम्ब्रियन पीरियड के शुरू में कि 20 से 35 फाइला यकदम जो है वो सामने आ गए हमारे जियोलॉजिकल पीरियड में। तो इसका मतलब ये है कि इनको इन जीनस को इन जनरा को तख्लीक किया गया है समंदर के अंदर, ना कि ये प्री एग्जिस्टिंग जनरा से वजूद में आए।
इसका जवाब देने की भी कोशिश की है बायोलॉजिस्ट ने कि ये कैम्ब्रियन एक्सप्लेन कैसे हुआ। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करते हैं बाद जो है बायोलॉजिस्ट, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहना चाहिए कि वो चवले मारने के अलावा कुछ नहीं करते। Biologists have argued for decades over what ignited this evolutionary burst. Some think that a steep rise in oxygen sparked the change, whereas others say that it sprang from the development of some key evolutionary innovation, such as vision. The precise cause has remained elusive, in part because so little is known about the physical and chemical environment at that time. ये नेचर के वॉल्यूम नंबर 530 में पेज नंबर 268 से 270 पर ये आर्टिकल शाया हुआ था, व्हाट स्पार्क्ड कैम्ब्रियन एक्सप्लेन। 2016 में ये आर्टिकल शाया हुआ था, उसका हमने ये पैसेज यहाँ पे कोट किया है। तो आप यहाँ इस जो है 530 वॉल्यूम पर जाके ये देख सकते हैं। आप यही अगर इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो व्हाट स्पार्क कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ये गूगल पे सर्च कर लें, आपको नेचर का वो वॉल्यूम मिल जाएगा ऑनलाइन। ब्रादरमन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये मेन क्वेश्चन तो हमारा वही है कि फिक्स कैरोटाइप कैसे जीनस से अगले जीनस में चेंज होती है, लेकिन और भी सैकड़ों ऐसी मतलब दलाइल है, ऐसे एविडेंसेस हैं जिनसे साबित होता है कि मैक्रो एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मतलब उसकी एक ज़बरदस्त मिसाल इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। सिर्फ इंटेलिजेंट डिज़ाइन ही नहीं, एक तो है इंटेलिजेंट डिज़ाइन, जैसे इंटेलिजेंट डिज़ाइन तो ड्रोसोफिला आई में भी मौजूद है, यानी जो कंपाउंड आईज जो है पाई जाती है उसमें भी मौजूद है। लेकिन अगर आप ह्यूमन आई को देख लें, जो कंपाउंड आई उस अंदाज में कंपाउंड आई नहीं है, लेकिन आप ये चेक करें कि ह्यूमन आई और उसकी जो जिस सॉकेट पे होती है, हमारी स्कल में सॉकेट्स बने हुए हैं जहाँ पर ह्यूमन आई एडजस्ट होती है। अब एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लाजमी ऐसा होना चाहिए था कि जब हमारी आई बॉल जो है वो इवॉल्व हुई हो, उसी वक्त एन उसी लम्हे हमारी जो सॉकेट है, ये जो आई सॉकेट्स बनी हुई हैं स्कल में, वो भी उसी दौरान यानी उसी लम्हे में इवॉल्व हुई हों। अगर ऐसा ना हुआ हो तो ये मुमकिन नहीं है कि आंखें जो हैं वो सॉकेट में एडजस्ट हो सके। तो ऐसा होगा फिर कि क्यों नहीं ऐसा होता कि आंखें जो हैं कभी नाक पर लगी हों, या जो है वो फिर आखिर क्या वजह है कि हमारी स्कल में सॉकेट्स मौजूद हैं, जबकि ये मुमकिन नहीं है कि किसी तरह भी ऐसे केमिकल्स यकदम इकट्ठे पैदा होना शुरू हो जाएं कि जो सॉकेट भी बना दें यहाँ पे आई स्कल में, और हमारी आई भी बना दे, और उसके फाइबर्स भी बना दे, और उसमें जो भी उसकी स्ट्रक्चर है वो भी बना दे। यानी ये इतनी कम्प्लेक्स मॉडल हैं ये कि इनका महज कोइंसिडेंस की वजह से, जैसा कि वो डार्विनियन थ्योरी में क्लेम किया जाता है कि सब कुछ कोइंसिडेंस की वजह से हुआ है, सिर्फ कोइंसिडेंस की वजह से मुमकिन नहीं है कि इस तरह का आला किस्म का डिज़ाइन, और वो भी दो इंटररिलेटेड डिज़ाइन पैदा हों जो आपस में रिलेटेड हों और उनको अलग से एक दूसरे से जुदा ना किया जा सकता हो, और वो दोनों इकट्ठे हुए हों। ऐसा कोइंसिडेंस हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। तो ये जो बायोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी है, चाहे वो किसी भी मतलब लेवल पर मौजूद है, उसको कॉज करने के लिए, यानी कि उसको फॉर्म करने के लिए, उसके वजूद में लाने के लिए क्या चाहिए? सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, यानी उसको लिए सिंथेसिस ऑफ एंजाइम चाहिए। अब जो एंजाइम सिंथेसिस है इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस दैट अफेक्ट्स मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट नीड्स, इसके लिए क्या क्या चाहिए एंजाइम सिंथेसिस के लिए? स्पेसिफिक जीन इन्फॉर्मेशन, कोडोन्स की स्टडी जो है आप कर चुके हैं, ऑप्टिमम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फूड, स्पेसिफिक ब्लड केमिस्ट्री, लॉक एंड की रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइम एंड सब्सट्रेटम। ये
इससे मतलब है कि देखिए आप जब डिटेल में जाते हैं एंजाइम सिंथेसिस में, तो आपको अंदाज़ा होता है कि मुमकिन ही नहीं है कि बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो एकदम नए पैदा होना शुरू हो जाए, जो पहले पैदा ही ना होते हों, और एकदम जो हैं वो पैदा होके कोई नई स्ट्रक्चर को वजूद में ले आएँ। जबकि जो भी इंटेलिजेंट डिज़ाइन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, वो मुमकिन ही नहीं है कि कोइंसिडेंस के ज़रिए वजूद में आ सकें। आज की हमारी इस सारी गुफ्तगू का रिजल्ट ये है कि मैक्रो एवोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल। मैक्रो एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करें और अगली वीडियोज़ के लिए इंतज़ार करें। इंशाल्लाह ताला ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बड़ी ब्रीफली बयान किए हैं, इनको हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में बयान करने जा रहे हैं। तो हमारी वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए अगली वीडियोज़ का। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।